ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के सिलेबस की कंप्लीट सीरीज की वीडियो है। इस चैनल के ऊपर पूरा सिलेबस अपलोड किया जा रहा है और आज की वीडियो के अंदर आपको पहला हिस्सा करवाया जा रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर जो कुछ टॉपिक शामिल हैं, सबसे पहले उन टॉपिक्स को देखते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन से टॉपिक्स जो है आप स्टडी करने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स आपको समझाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं आज की वीडियो के अंदर। तो जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस, इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस फंक्शंस एंड क्वालिटीज़ ऑफ बिजनेसमैन, इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा जो रोल है बिजनेस का इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, और इसके अलावा बिजनेस अंडर प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप। तो ये थे टॉपिक। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, जिसमें सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस। तो जो पॉइंट्स आपको नीचे बताए जाएंगे वो स्टेट करते हैं जो नेचर है बिजनेस की, उसको ब्रीफली तौर पे स्टेट करते हैं। तो सबसे पहले है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मुराद यही ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका इफेक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिनका इकोनॉमी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे अब कोई शख्स अपने घर के अंदर कोई काम करे तो वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाई जाएगी। अपने घर के अंदर कोई शख्स अगर काम कर रहा है, लेकिन वही शख्स ऑफिस में काम करता है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको कंसिडर किया जाएगा। सो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है क्योंकि इसका कंसर्न होता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ के साथ। वेल्थ क्रिएट होती है और सेटिस्फेक्शन के जरिए ह्यूमन वांट्स की। ह्यूमन वांट्स जो वो ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन वांट्स जो होती हैं एक्चुअली वो अनलिमिटेड होती हैं। इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो इकोनॉमिक्स की बेसिक्स के अंदर ही ये बात बताई जाती है कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती है। और कोशिश की जाएगी कि इस चैनल के ऊपर भी इकोनॉमिक्स की सीरीज भी अपलोड की जाए। सो उसके बाद है फिर ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को ह्यूमन बींग्स करते हैं, इंसान ही करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को नॉन ह्यूमंस तो करते भी नहीं है। सो इसी वजह से बिजनेस जो है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ में से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ में से एक है बिजनेस। उसके बाद है फिर के सोशल प्रोसेस। तो बिजनेस को कौन चलाता है? ऑनर्स चलाते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको रखा जाता है जॉब के लिए वो लोग भी होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स। अब प्रोफेशनल्स के अंदर वो लोग आ जाते हैं जैसे कि लॉयर वगैरह आ जाते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, जिनकी ज़रूरत पड़ती है बिजनेसेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए। कंसल्टेंसी वगैरह उनसे ली जाती है, और इसके अलावा कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स वगैरह सेल की जाती है। सो बिजनेस जो है वो इसी वजह से एक सोशल प्रोसेस होता है। उसके बाद है फिर सिस्टम। सो बिजनेस एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, एक सिस्टम होता है पूरा का पूरा कई सारे एलिमेंट्स का, और उससे क्या होता है कि अटेंड किया जाता है एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अटेंड किया जाता है। लेकिन ये सब किया जाता है वेल स्टेब्लिश प्लान के जरिए। एक वेल स्टेब्लिश प्लान बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि बस हासिल कर लिया जाए जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको, नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा प्लान किया जाता है, प्लानिंग होती है बाकायदा। नाउ द स्कोप ऑफ बिजनेस। जो स्कोप है उसके अंदर शामिल है डाइवर्स वैरायटी एक्टिविटीज़ की और फंक्शंस की, जैसे कि प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में क्या होता है कि चीज़ें बनती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, चीज़ों को बनाया जाता है। मार्केटिंग एंड सेल्स होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ये पता लगाया जाता है कि कस्टमर की नीड क्या है और उसको जो है वो फुलफिल किया जाता है और सेल किया जाता है। जारी बात है, जब जो नीड होती है उसके मुताबिक प्रोडक्ट जब बन जाती है तो फिर उसको सेल किया जाता है। और उसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग होती है, हिसाब किताब किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर, और फाइनेंस यानी कि इन्वेस्टमेंट वगैरह की जाती है। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनकी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और सिलेक्शन वगैरह की जाती है। और सप्लाई चेन होती है, सप्लायर से माल उठाया जाता है। और इसके अलावा मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च भी मार्केटिंग का एक हिस्सा होती है। इनके रिसर्च में देखा जाता है कि जो डिमांड है प्रोडक्ट्स वगैरह की, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। सो नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बिजनेस जो है वो किए जाते हैं, यानी कि क्या इनका रोल है, क्या मतलब फ़ायदा है इनका, इम्पोर्टेंस, अहमियत इनकी एक्चुअली जो है वो, उसकी अगर हम बात करें तो इनकी अहमियत क्या है बिजनेस की। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जिन इकोनॉमीज़ के अंदर बड़े बड़े बिजनेस होते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस की इकोनॉमी इसी वजह से सबसे बड़ी इकोनॉमी है क्योंकि वहाँ दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस मौजूद हैं। और इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है जब बिजनेसेस होते हैं, तो वहीं पर इनोवेशन भी होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब बिजनेस होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन भी होंगे और टेक्नोलॉजी भी फिर एडवांस होती जाती है। बिजनेसेस ग्रो करते हैं तो फिर टेक्नोलॉजी भी फिर ग्रो करती, एडवांस होती है। वेल्थ क्रिएशन होती है जब प्रोडक्शन होती है तो वेल्थ क्रिएट होती है, कंज्यूमर वेलफेयर भी हो जाती है।
जब ज़्यादा अच्छी चीज़ें आती हैं मार्केट में, कंज्यूमर वेलफेयर होती है, और फिर कंपटीशन जब बढ़ता है तो उससे भी कंज्यूमर को फ़ायदा होता है, ग्लोबलाइजेशन होती है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग वगैरह हो जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि ना सिर्फ ये कि बिजनेस जो है वो अपने प्रॉफिट अर्न करें, बल्कि वो सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं, ऐसे भी बिजनेस होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है टैक्स की फॉर्म में भी, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जब जितने ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसेस लगते हैं तो उतनी ही ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। सो नाउ द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस फंक्शन। अब बिजनेस फंक्शन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सो ये जो है एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और ये पोज कर सकते हैं बहुत से चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स, और काम कुछ जो कॉमन जो प्रॉब्लम्स एसोसिएट हैं, जुड़ी है बिजनेस फंक्शंस के साथ, वो क्या है? कम्युनिकेशन का इशू, अपना यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है दूसरों तक पहुंचाना। अब इसमें कई सारे इश्यूज आ सकते हैं, एम्बिगिटी का इशू भी आ जाता है, लैंग्वेज बैरियर भी इसके अंदर आ जाता है। सो कई सारे इसके अंदर इश्यूज भी आ जाते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, यानी कि अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना है, तो कई सारे आ जाते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन अगर कहीं पे हो रही है तो लिखना नहीं आया, लेटर किसी को अगर लिखना नहीं आ रहा है, या स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो कई सारी चीज़ें जो इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होना, कई जगहों पे देखा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। सो वो भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा रिसोर्स को एलोकेट करना, इनकी डिस्ट्रीब्यूट करना कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी चाहिए, कौन सी रिसोर्स किस डिपार्टमेंट में जाए या किसके पास जाए। कॉस्ट को मैनेज करना, कॉस्ट अगर मैनेज नहीं होगी तो फिर क्या होगा? लॉस की तरफ जाएगा बिजनेस। और टैलेंट को एक्वायर करना, एक अच्छा टैलेंट एक्वायर करना, देखना कि अच्छा टैलेंट कहाँ है। आसान नहीं होता अच्छे टैलेंट को ढूंढना, एक्वायर करना, और फिर उसको रिटेन भी रखना अपने बिजनेस में, उसको फिर रिटेन रखा जाए। और रेगुलेटरी कंप्लाइंस होना, जो भी रेगुलेशंस वगैरह हैं उनके साथ कंप्लाई रहना, उनके ज़ाहिर बात है उनके अगेंस्ट ना जाए। और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होना, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको लेकर आना अपने बिजनेस के अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेजिस्टेंस आती है, एम्प्लॉय भी मुखालफत करते हैं, क्योंकि नई जो टेक्नोलॉजी होती है वो उससे अवेयर नहीं होते हैं, उनके लिए यूज़ करना भी उनके लिए काफ़ी शुरू में डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। सप्लाई चेन डिसरप्शंस आती हैं, और ये अक्सर सप्लायर की तरफ से भी आती हैं, सप्लायर के इश्यूज भी होते हैं। और मार्केट डायनामिक्स और कंपटीशन वगैरह को देखना। कंपटीशन कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक जगह बिजनेस अच्छा होता है तो अचानक से कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बिजनेस करते वक्त ना सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचा जाए, बल्कि सोसाइटी के भी बारे में सोचा जाए। इस तरह से बिजनेस ना किया जाए कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचाया जाए। अब इसमें कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि नॉइज़ पॉल्यूशन है, या फिर जो चिमनी वगैरह से जिस तरह से पॉल्यूटेड जो चीज़ें निकलती हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सोसाइटी को हार्म करती हैं और डैमेज करती हैं एनवायरनमेंट को। तो इन तमाम चीज़ों को भी कंसीडर किया जाए। नाउ द क्वालिटीज़ ऑफ बिजनेसमैन। अब जो बिजनेसमैन की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए या क्या होती हैं एक अच्छे बिजनेसमैन की? सो विजनरी होना, फ्यूचर के बारे में देखना, ये नहीं कि सिर्फ जो करंट है वो है, बल्कि फ्यूचर देखना अपने बिजनेस का। रिस्क टेकर होना, रिस्क लेना, एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो रिस्क लेता है। रेजिलियंस होना, यानी कि डिफ़िकल्टी सिचुएशन के अंदर सर्वाइव करना। अडेप्टेबिलिटी होना, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके मुताबिक अडॉप्ट करना खुद को। इनोवेटिव थिंकिंग होना, नए से नए कुछ सोचना। और लीडरशिप स्किल्स होना, यानी कि लीड करना, फ्रंट से लीड करना। ये नहीं हो कि मैनेजर हो के पीछे से डायरेक्शन दे, बल्कि एम्प्लॉयज़ को लीड करे, खुद करके बताए कि ये इस तरीके से, ये उस तरीके से लीड करे खुद। और उनको कई प्रॉब्लम्स हो तो उनकी हेल्प करें। और डिसीजन मेकिंग की स्किल होना, अच्छी तरह से डिसीजन लेना। और फाइनेंशियल एक्यूमेन होना, फाइनेंशियल जो भी मामलात हैं वो। और नेटवर्किंग होना, रिलेशनशिप होना लोगों के साथ। और इसके अलावा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होना, जो कस्टमर की जो भी नीड्स हैं, डिमांड है, उनको देखना। क्योंकि प्रोडक्ट तो कस्टमर्स को ही सेल करनी है, और अगर कस्टमर की ही नीड और डिमांड को नहीं देखा जाएगा तो प्रोडक्ट कौन खरीदेगा फिर? उसके बाद ये कि फिर बिजनेस एनवायरनमेंट। सो ये डिस्क्राइब करती है टोटलिटी दोनों की, इंटरनल और जो एक्सटर्नल एलिमेंट है, और जिनका एक इम्पैक्ट होता है बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर, स्ट्रेटजी और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है। सो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, जो आउटसाइड होते हैं बिजनेस के, जो बाहर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाता है,
जो कि इकोनॉमी की सूरत हाल है किसी भी कंट्री की, और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम है, कहीं पर कैपिटलिज्म है, कहीं पर सोशलिज्म है, और कहीं पर मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है। सो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं और डिफरेंट जो इन्वायरमेंट, मतलब एक इन्वायरमेंट में चेंज आता रहता है इकोनॉमी के अंदर। और ऑब्वियसली बात है, इससे भी फ़र्क पड़ता है जो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह होते हैं किसी भी कंट्री के, या फिर जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर वगैरह हैं, इनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर। और गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो ऑब्वियसली बात है, उससे भी फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है वो सारा इसमें आ जाता है। और उसके अलावा लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट वगैरह, जो लॉज वगैरह हैं कंट्री के, वो इसके अंदर आ जाते हैं। और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इनकी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है, जिस कंट्री में बिजनेस हो रहा है, और गवर्नमेंट का सिस्टम कौन सा है, वहाँ पर डेमोक्रेसी है, किंगडम है, या फिर डिक्टेटरशिप वगैरह है, या कम्युनिज्म वगैरह है, कौन सा जो है वो गवर्नमेंट का सिस्टम है। इसके अलावा सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट आ जाता है, सोसाइटी को देखा जाता है। और जो कल्चर है, हर कंट्री का अलग कल्चर होता है, और इवन कि एक कंट्री के अंदर भी कई सारे सब कल्चर होते हैं। एक प्रोविंस का अगर एक कल्चर है तो दूसरे प्रोविंस का अलग होगा। पाकिस्तान के अंदर जो सिंध का कल्चर है वो पंजाब के कल्चर से डिफरेंट है, पंजाब का केपीके से अलग है, और केपीके का बलूचिस्तान से अलग है। कई सारी चीज़ें सिमिलर भी होंगी, लेकिन कई सारी चीज़ें डिफरेंस भी हैं। सो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कल्चर्स हैं, और डिफरेंट एक कंट्री के अंदर भी डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स जो है वो पाए जाते हैं, और डिफरेंट एथनिसिटी के लोग भी रहते हैं। और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है, कंपटीशन को देखना, जो कंपटीशन है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है। इसके अंदर पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आ जाती है, मेल फीमेल वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड जितनी भी है वो इसमें आ जाती हैं। और ग्लोबल बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है, और जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होता है। लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट आ जाती है, सॉरी मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप है, और जो मैनेजमेंट है, जो लोग मैनेजमेंट का हिस्सा है। ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से मुराद जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, जो लोग मौजूद हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। और आज के दौर में ह्यूमन रिसोर्सेज को बाकी रिसोर्सेज से ज़्यादा अहम समझा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आ जाता है, और इंटरनल जो पॉलिसीज़ हैं और प्रोसीजर हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ जाते हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से फाइनेंस को हासिल भी किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन के पास टेक्नोलॉजी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। मार्केटिंग और जो सेल्स स्ट्रेटजीज़ हैं, प्रोडक्ट की रिसर्च के हवाले से, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और उसको सेल करना, सेल्स को बढ़ाना, इन तमाम चीज़ें में। और प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग, जो कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र कर रही है, जो ऑफ़र कर रही है अपने कस्टमर्स को। सो जो रोल है बिजनेस का इकोनॉमिक के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर, वो क्या है? वेल्थ क्रिएशन होना। जब भी प्रोडक्शन होती है सो वेल्थ क्रिएशन होती है, प्रोडक्शन हो रही है, चीज़ें बन रही है, सो वेल्थ क्रिएशन हो रही है। जॉब क्रिएशन होती है, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है, सो वहाँ क्या होता है, उससे जॉब मिलती है लोगों को, कई सारे लोगों को। प्रोडक्शन होती है वहाँ पे, जो कि आपको बताया गया था, उसके ज़रिए क्रिएशन होती है, और इनोवेशन भी होते हैं, फिर कई सारी चीज़ें ईजाद भी होती हैं। और रिसोर्स की एलोकेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि यहाँ पर ये रिसोर्स, वहाँ पर वो रिसोर्स, इस तरह से इनकम जनरेट होती है। और रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को इनकम मिलती है टैक्स की फॉर्म के अंदर, और इनडायरेक्टली भी। इसके अलावा इनोवेशन और कंपटीशन भी होता है, ग्लोबल ट्रेड होती है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, कंज्यूमर के पास चॉइस होती है, मार्केट की एफिशिएंसी होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप होती है, नए नए बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट होती है, ग्लोबलाइजेशन होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि सोसाइटी को भी देखा जाए, और स्टेक होल्डर्स की वेलबिंग होती है, और इन्फ्लुएंस होता है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं उनके ऊपर।
अब है बिजनेस अंडर प्राइवेट एंड पब्लिक ऑनरशिप। सो प्राइवेट ऑनरशिप के अंदर भी होते हैं बिजनेसेस और पब्लिक ऑनरशिप के अंदर भी होते हैं। सो जो प्राइवेट ऑनरशिप होती है वहाँ पर जो ऑनरशिप होती है टिपिकली तौर पे इंडिविजुअल्स की या फिर फैमिलीज वगैरह की होती है। और अगर कंट्रोल की बात करें सो ऑनर या फिर एक सिलेक्ट ग्रुप जो है उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर बगैर किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। और एक्सेस टू कैपिटल की अगर हम बात करें सो इस तरह की ओनरशिप के अंदर जो एक्सेस होता है सो लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू पर्सनल फंड्स, लोन्स या फिर जो इन्वेस्टमेंट होती है स्मॉल ग्रुप से। और इसके अलावा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की बात की जाए सो ज़्यादा प्राइवेसी होती है यहाँ पर। और मैनेजमेंट की बात की जाए सो डिसीजंस जो है वो अक्सर करते हैं ऑनर्स या फिर क्लोजली निट जो है मैनेजमेंट टीम। और इसी वजह से क्विक और फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग होती है। और प्रॉफिट मोटिव की बात की जाए तो प्राइमरी फोकस होता है मैक्सिमाइज करने के ऊपर प्रॉफिट्स ऑनर के लिए। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स ऑनर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लें एक लॉन्ग टर्म व्यू इस बात के ऊपर फोकस करते हुए कि सस्टेन्ड ग्रोथ हो ना कि शॉर्ट टर्म गेन्स हासिल किए जाएं। और लेस स्क्रूटनी होती है यानी कि लेस पब्लिक एंड रेगुलेटरी स्क्रूटनी अगर हम उसको कंपेयर करें पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी से अगर हम कंपेयर करें उसके मुकाबले में। उसके बाद अगर हम पब्लिक ऑनरशिप की बात करें सो पब्लिक ऑनरशिप के अंदर जो ऑनरशिप होती है वो डिस्पर्स होती है पब्लिक के दरमियान शेयर्स के ज़रिए होती है। और कंट्रोल की बात की जाए तो कंट्रोल एग्जर्ट किया जाता है वोटिंग के ज़रिए शेयर होल्डर्स करते हैं। और उससे क्या होता है कि डिसीजंस जो कि करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स को। और एक्सेस टू कैपिटल की बात की जाए तो एक्सेस होता है काफ़ी ज़्यादा कैपिटल तक। और वो कहाँ से आता है, इशू किया जाता है स्टॉक्स को इशू किया जाता है। और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की बात की जाए तो जाहिर बात है यहाँ पर जो है वो डिस्क्लोज करना होती है इन्फॉर्मेशन पब्लिक को। और मैनेजमेंट की बात की जाए तो प्रोफेशनल मैनेजर्स जो टिपिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डे टू डे ऑपरेशन के लिए, जिनको ओवरसी करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं शेयर होल्डर्स को। और प्रॉफिट मोटिव है तो प्रॉफिट ड्रिवन, लेकिन जो है वो अक्सर जो एक बैलेंस रखना होता है मैक्सिमाइजिंग करने के दरमियान प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स के लिए और कंसिडर करना ब्रॉड स्टेक होल्डर इंटरेस्ट भी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।